So page number 47, classification of manufacturing industries. Manufacturing industries are classified on the basis of their size, inputs or raw materials, output or products और the ownership. Size का मतलब समझ में आ गया कि कितना बड़े लेवल पे है, कितने छोटे लेवल पे है, रॉ मटेरियल्स क्या यूज कर रहे हैं, जैसे पेरिशेबल रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं क्या, जैसे अगर रियल जूस बनाने की कंपनी है तो उनके रॉ मटेरियल्स ऑरेंज हो गए, एप्पल हो गए, जल्दी खराब हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड शर्ट बनाने की है या शूज बनाने की है तो लेदर होगा, क्लोथ होगा, जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। तो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल और आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट अगेन पेरिशेबल मटेरियल एज एन आउटपुट आ रहा है, यानी कि जूस वगैरह या फूड इंडस्ट्री है आपकी, क्लोथिंग इंडस्ट्री है और मतलब डिफरेंट स्टील इंडस्ट्री है। तो ये सब क्या है आपके आउटपुट है, निकल के रिजल्ट क्या है। एंड देन द ओनरशिप, ओनरशिप जैसे कि प्राइवेट सरकारी कंपनी है, प्राइवेट ओनरशिप है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो दिस इज ओनरशिप की ओन कौन कर रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन साइज, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। कोई एक इंडस्ट्री है जैसे कंप्यूटर बनाने की इंडस्ट्री होगी या गाड़ी बनाने की इंडस्ट्री होगी, हो सकता है उसकी ये साइज मतलब एरिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है। साइज इज नॉट इक्वल्स टू एरिया, हियर साइज इक्वल्स टू कैपिटल, कितना इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक कार बनाने की कंपनी है तो वो थोड़े एक लिमिटेड एरिया में है पर फिर भी उसमें कैपिटल ज्यादा लगेगी ना। ऑन दी अदर हैंड मान लो कॉटन से धागा बनाना है तो उसकी जो धागे बनाने वाली मशीन काफी बड़ी बड़ी होती है तो उसके लिए ज्यादा एरिया चाहिए, बट दैट डजंट मीन साइज ऑफ इंडस्ट्री किसका साइज बड़ा होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एक कॉटन शर्ट मेकिंग या क्लोथ मेकिंग इंडस्ट्री, किसकी कैपिटल ज्यादा है, ऑटोमोबाइल की। क्लोथ मेकिंग की कैसे ज्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ऑटोमोबाइल में पार्ट्स चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, कैपिटल कहाँ ज्यादा है, ऑटोमोबाइल में ज्यादा है। सो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कितना नंबर ऑफ वर्कर्स उसमें काम करते हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कितना आउटपुट उससे बाहर निकल कर आ रहा है। तो साइज में तीन चीजें आएंगी, वन इज कैपिटल, सेकंड इज वर्कर्स एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। Next is accordingly industries may be classified into households or cottage, small scale और large scale। और इसी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्लासिफाई कर सकते हो आप, या तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जैसे आपने बचपन में एग्जाम्पल पढ़ा होगा, बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री होती थी, बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जो लेडीज घर पर ही खुद काम कर लेती, जैसे आपने घर में ही कुछ मम्मी ने बेकरी वगैरह खोल लिया, कुछ कर लिया, सो नाउ ब्रेड बना के मम्मी सेल कर रही हैं आगे, सो नाउ दिस इज हाउस होल्ड इंडस्ट्री। फिर आपकी होती है कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी स्मॉल स्केल पे ही होती है, 4-5 मैक्सिमम 10 लोग होते हैं इसमें। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 20-25 लोग हो जाएंगे और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें 100-200 लोग हो जाएंगे। सो दिस इज द साइज, जो इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हाँ, हाउस होल्ड में वही 3-4, हाउस होल्ड मतलब क्या हो गया, मैंने जैसे बताया कॉटेज में भी 4-5 मैक्सिमम 10 लोग होंगे, वही हाउस होल्ड में भी इट्स ये सब कैसे, ये डिफरेंशिएट कैसे होगा कॉटेज और हाउस होल्ड में, कोई डिफरेंस नहीं है इसका एज सच, नंबर ऑफ वर्कर्स दोनों में सेम ही है। कॉटेज में ऐसा हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि सारे घर के लोग काम करें या फिर क्लोज फैमिली काम करे, आपने हो सकता है मैंने काम शुरू किया हो, मैं जो 1-2 लेबर अपने गाँव में मिली हो, मैंने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तो अभी भी वो स्मॉल स्केल पे ही रहा है, छोटा ही बहुत छोटे स्केल पे ही हो रहा है। सो दिस इज कॉटेज इंडस्ट्री। बस ऑन द बेसिस ऑफ एक बताया हुआ है। ओके, सबसे पहले है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। इट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। द आर्टिसंस यूज लोकल रॉ मटेरियल, जैसे मैंने भी आपको बीड, जैसे आपने देखा होगा शॉल बनते हैं कश्मीर वगैरह में, या फिर जो घर पे लोग लेडीज चिकन करी की सिलाई करती हैं। सो अब दिस इज क्या है, लोकल रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, इनके लिए बहुत एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी, बहुत एक्सटेंसिव आपके रॉ मटेरियल अलग से बहुत महंगे रॉ मटेरियल्स यूज नहीं, एंड सिंपल टूल्स का यूज करते हैं, सुई धागा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चिकन कढ़ाई की बात कर रहे हैं तो एवरीडे कुछ बनाने के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, और कहीं ना कहीं पार्ट टाइम लेबर भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही प्रोडक्शन होती है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा,
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, यही करते हैं, उनका काम यही है कि जैसे 4-5 लेडीज को इकट्ठा कर लिया है, 10 लेडीज को इकट्ठा कर लिया, प्रोडक्शन करिए, अब वो खुद का भी उससे काम चला रही है और बेच रही है, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो भी यूटिलाइज। Now, finished product may be for consumption in the same household or for sale. दोनों चीजों के लिए हो सकता है, या तो आप जो बना रहे हो आप खुद कंज्यूम करोगे, या फिर हो सकता है आप उसको सेल के लिए भी बना रहे हो। अब या फिर आप बार्टर एक्सचेंज कर लो कि मेरे पास कपड़े हैं या मेरे पास शर्ट है, तो मैंने इधर जूते बनाए हैं, एक्सचेंज करो, जैसे बार्टर सिस्टम। यू नो व्हाट इज बार्टर? यस। Capital and transportation do not yield much influence as this type of manufacturing has low commercial significance and most of the tools are devised locally. अब इस केस में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करता, ऐसा नहीं है एब्सेंट होगा, क्योंकि उन्होंने भी बोला ना कि ये भी लोकल मार्केट्स में जाके सेल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर एब्सेंट होगी, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स भी लोकल ही गैदर करते हैं और जो ये सेल परचेज करेंगे ये भी लोकल मार्केट्स में ही हो जाती है। सो अमैन जो पॉटरी मेकिंग होती है, पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, या फिर बैम्बू के बास्केट्स वगैरह बनाते हैं, ये लोग खुद से बनाते हैं बैम्बू के बहुत सारी चीजें, बास्केट्स, कर्टन्स और वो आपके जो कवर करने के लिए आते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें बनती हैं। Some common everyday products produced in this sector of manufacturing include क्या क्या बन सकता है, फूड, खाने का सामान, फैब्रिक, कपड़े बनते हैं, मैट्स बनते हैं, कंटेनर बन सकते हैं, टूल्स बन सकता है, फर्नीचर बन सकते हैं, शूज, फिगरीन फ्रॉम वुड, फॉरेस्ट, शूज, थॉन्ग्स, क्या फिगरीन, ये फिगरीन पढ़ा है ना आपने, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, डांसिंग डॉल, हिस्ट्री नहीं है आपके पास, किसी पास नहीं, कुछ नहीं, छोटे छोटे जो आप खिलौने वगैरह मिट्टी के यूज करते हो ना, उनको फिगरीन बोलते हैं। तो हिस्ट्री में आपने ये डांसिंग डॉल, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़े होंगे, हमें बुल के फिगरीन मिले थे, और ये किंग प्रीस्ट किंग के, किसी के पास है हिस्ट्री, कोई रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? प्रीस्ट किंग के मिले थे। तो छोटे छोटे जो मॉडल्स होते हैं उनको, पत्थर की जो आप चीजें, मिट्टी की चीजों से खेलते हो, दैट इज pottery and bricks from clays and stone. Goldsmith makes jewelry of gold, silver and bronze. Goldsmith, अभी ब्रॉन्ज स्मिथ और सिल्वर स्मिथ कुछ नहीं होता है। गोल्ड स्मिथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो गोल्ड का काम करेगा, गोल्ड स्मिथ इज समबडी जो सारे मेटल्स में डील करेगा एक्सेप्ट आयरन। आयरन में जो कौन करता है उसको क्या बोलते हैं? Some artifacts and crafts are made out of bamboo. Wood obtained locally from the forest. उन्होंने कुछ आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं जो लोकली या फिर दैट इज हाउसहोल्ड या कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं। Moving on, small scale manufacturing. Small scale manufacturing is distinguished from household industries by its production technique and place of manufacture. तो जो अभी डिफरेंस बता रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, हाउसहोल्ड इंडस्ट्री के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो हाउसहोल्ड इंडस्ट्री है वो बहुत ही क्या यूज करते हैं, मिनिमल लोकल टेक्नोलॉजी, सिंपल टूल्स यूज करते हैं। जैसे हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो जो टूल्स होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे फर्स्ट चीज, और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर चेंज हो जाएगी। प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि पहले वो जो काम, पहले वो घर में ही काम कर रहे थे, अब वो एक कुछ जगह पे जाएंगे, कोई जगह रेंट पे ले लेंगे, या देयर वुड बी सम अदर प्लेस जो कि डेडिकेट करी जाएगी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मैन्युफैक्चर। वर्कशॉप, कोई वर्कशॉप हो सकती है घर के बाहर, या फिर कोई कॉटेज हो सकता है प्रोड्यूसर का। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल, ये भी लोकल रॉ मटेरियल यूज करते हैं, सिंपल ड्रिवन मशीन्स होती हैं, और यहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत है। ये एम्प्लॉयमेंट देता है और लोकल परचेजिंग पावर को इंक्रीज करता है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे यहाँ काम करने के लिए, तो जब उनके पास पैसे आएंगे कुछ काम करके तो वो और चीजें भी खरीद पाएंगे, तो परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी। Therefore, जैसे कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं एक्सेट्रा, हैव डेवलप्ड, इन्होंने लेबर, हमने काफी लार्ज स्केल पे लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बनानी, क्योंकि अभी लेबर इंटेंसिव क्यों, क्योंकि हमारे पास लेबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ आवर ह्यूज पॉपुलेशन। हम लोग कम्प्लीटली मशीन्स में ट्रांसफर करना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम मशीन पर इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इंडिया, चाइना, जैसे इंडिया में भी बोला जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और जितना ज़्यादा पुश मिलेगा, लोग और ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे, एट द एंड इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स तो आ ही रहे हैं ना। तो इंडिया ने ये प्रूव करा है ताकि लोगों को, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट।
ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व लार्ज मार्केट। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी, बड़ी मार्केट है ना, ऑब्वियसली लार्ज स्केल है तो इनकी जो मार्केट का स्केल होता है वो भी बड़ा होता है। ये काफ़ी वेरियस रॉ मटेरियल, अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे एनर्जी यानी कि चाहे वो कोल से मिल रही हो, पेट्रोल से मिल रही हो, किसी भी सोर्स ऑफ पावर था। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन उसने बनाया था ना, असेंबली लाइन क्या होता है, जिसमें एक मशीन हो जिसमें हर स्टेज पे अलग अलग चीजें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन। असेंबली का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, सब चीज एक साथ इकट्ठी हो जाए एट द एंड जाके, उसको हम एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन बोलते हैं। एक स्टेज होती है, मैंने आपको बोला था घर पे जाके वो चैनल देखना, हिस्ट्री चैनल आता है, फूड करके चैनल्स आते हैं, इसमें ये दिखाते हैं, वो फूड वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें वो चीज कैसे बनता है, एक स्टेज कैसे दूध मिल्क से पूरा एंड प्रोडक्ट कैसे पैक होकर निकल के आया, दैट इज असेंबली लाइन। आपने बचपन में अगर कभी आपको इंटरेस्ट रहा हो तो आपने देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन। हाँ, बड़े होकर तो मैं और ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है, बट याद तो है ना। ओके, सो असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल, बहुत हाई अमाउंट में इसमें कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होगी। सो अब देखो, सबसे पहले हम बात करें, चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फिर दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड इन द लास्ट, ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये पिछले 200 साल में ही डेवलप हुई है, जब वो इंडस्ट्रीज जैसे कि वो कंट्री जैसे कि यूएसए, यूरोप, कनाडा, ये कंट्रीज ने क्या किया, ये कम्प्लीटली डेवलप हो गए, इन्होंने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप कर ली, देन दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज in the United Kingdom, northeastern USA, Europe. Now it is diffused to almost all over the world, और अब almost हर part of the world में हो गई है। On the basis of the system of large scale manufacturing, जो world की major industrial regions हैं वो दो तरीके के हैं। First, traditional large scale industrial regions, जो थिकली क्लस्टर्ड है, यानी कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बड़ी थी ना, बहुत पास थिकली क्लस्टर्ड है, और फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज में है। अब ये कैसे है, ये इंडिया वाले सिस्टम की बात करें, इंडिया में भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, थिकली क्लस्टर्ड है, पास है, लेबर इंटेंसिव, ट्रेडिशनल वर्ड यूज किया, अभी भी हम लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, लेबर यूटिलाइज हमारा ज्यादा करते हैं इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। फिर हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, ये जनरली ये किसमें पहुंचा है, जो अभी कंट्रीज थोड़ी सी कम डेवलप्ड है वहां पर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि मैम इंडिया में लेस डेवलप्ड है, पर इंडिया में ये क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम टेक्नोलॉजी को लेबर से ऑल्टरनेटिव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम अभी भी ट्रेडिशनल में आ रहे हैं। इसमें लिखा ना, और इन अ फ्यू ये डेवलप्ड कंट्रीज। सो ना अभी हमने 3 तरीके पढ़े, हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। साइज के हिसाब से दोनों को बताओ। हाउस होल्ड में कैपिटल सबसे लो मिनिमम, शॉर्ट स्मॉल स्केल में कैपिटल मीडियम एंड लार्ज स्केल में वेरी लार्ज कैपिटल। ये नंबर ऑफ वर्कर्स, हाउस होल्ड में लोकल वर्कर्स होंगे, खुद के घर के काम करने वाले, हाँ 4 to 5 वर्कर्स, स्मॉल स्केल में 10 to 12 वर्कर्स, और लार्ज स्केल में अगेन ज़्यादा, बहुत कितने भी कोई लिमिट नहीं है। फिर आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अगेन हाउस होल्ड का प्रोडक्शन लोकल मार्केट के लिए लोकल लेवल पे स्मॉल स्केल पे होता है, या तो खुद के कंज्यूम करने के लिए बनाते हैं या लोकल मार्केट में सेल करते हैं। स्मॉल स्केल के केस में स्मॉल मार्केट्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सारा कुछ अपने कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, ये मार्केट, इनका इंटेंशन मार्केट में बेचने का ही होता है। लार्ज स्केल में लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है, बड़ी बड़ी मार्केट में बेचा जाता है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होती है, समझ में आया। Moving on, industries based on raw material inputs or raw material. On the basis of raw materials used, the industries are classified as, कौन से raw materials यूज हो रहे हैं, उसके लिए industries कैसे classify करी जाती हैं। First is your agro based, second is mineral based, third is chemical based, and fourth is animal and food. ठीक है, तो एग्रो समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर, मिनरल
आके आयरन, स्टील, ये सारी चीजें, केमिकल्स, पेट्रोलियम वगैरह, एनिमल इंडस्ट्रीज एंड देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री. लेट्स रीड इट नाउ, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व, आप रॉ मटेरियल्स प्रोसेस करोगे फ्रॉम द फील्ड और फार्म से लाके फिर उनको आप फिनिश गुड्स में चेंज कर देते हो. मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं आपकी? फूड प्रोसेसिंग, शुगर इंडस्ट्री, पिकल इंडस्ट्रीज, फ्रूट जूसेस वगैरह, बेवरेजेस, स्पाइसेस, ऑयल, फैट्स, टेक्सटाइल जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, रबर एक्सेट्रा. मैंने एक चीज आपको हम पहले पढ़े तब भी बताया था कि रॉ मटेरियल्स कैसे होंगे, या तो रॉ मटेरियल्स पेरिशेबल होंगे या फिर नॉन पेरिशेबल होंगे, या अलग अलग तरीके के किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे. तो अगर हमारे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहे हैं तो वो कैसी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी. नाउ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कन्फेक्शनरी. वाइल सम कैनिंग क्या होता है ना, आपने देखा होगा ये जो फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो आपको पैक्ड, जैसे यहाँ पे तो शुगाबाद में तो नहीं मिलता है, बट बड़े शहरों में क्या होगा ना, जैसे पाइनएप्पल हो गया, टमेटो हो गए, चेरीज हो गए, आपको पैक्ड रेडी टू ईट में जिसमें केमिकल्स वगैरह को प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भरे होते हैं एंड देन यू गेट इट. सो मतलब बेसिकली प्रिजर्व करना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. चीज़ें खराब हो जाएगी ना. पाइनएप्पल भी अगर एक है तो अगर नहीं काटा आपने तो 1 महीने में खराब हो जाएगा, काट लिया तो फिर तो 2 दिन नहीं, मुश्किल से चलता है. बट इन दी स्कैनिंग इन प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में यू कैन यूज इट फॉर लाइक फ्रिज में रखकर आप 1-2 महीने तक आराम से यूज कर सकते हो. प्रिजर्वेशन है. सो कन्फेक्शनरी वगैरह, व्हाइल सम प्रिजर्विंग टेक्निक्स सच एज ड्राइंग, fermenting and pickling have been known since ancient times. These has limited applications to cater to the pre-industrial revolution demand. तो वही पहले भी हम प्रिजर्वेशन करते थे, जैसे अचार वगैरह एक तरीके का प्रिजर्वेशन ही है ना. अचार खराब होते हैं नहीं, जैसे पानी वानी चला जाए, नो अगर पानी वगैरह चला, हर अचार नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेमन, नींबू का अचार है, आम का अचार है, अगर इसमें अच्छे से पानी वानी नहीं जाता है, एयर नहीं जाती है, तो दे स्टे फॉर लाइक लोगों के घर में 4-4, 8-8 साल, 10-10 साल पुराने अचार होते हैं. सो नहीं खराब हो रहा है ना. नहीं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है. 25 साल मेरी दादी की दादी ने अचार बनाया था. These are limited. तो अभी आज की डेट में हम उस तरीके की प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है. पहले 4-5 चीज़ें, 4-5 मतलब क्वांटिटी कम होती थी प्रिजर्व करने की. अभी जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, फूड की डिमांड ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम ट्रेडिशनल प्रिमिटिव तरीके से प्रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं. तो अब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, हम फूड को प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व करने की कोशिश. Agro-business is commercial farming on an industrial scale, often financed by business whose main interests lie outside agriculture. For example, large corporations in tea plantation business. Agribusiness farms are mechanized, large in size, highly structured, reliant on chemicals, and may be described as agro factories. तो कुछ नहीं, एग्रीकल्चर से जब आप बिजनेस ले लो, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग वगैरह करते हैं. पढ़ाना भी कमर्शियल फार्मिंग का, पूरा फार्म बिल में ये मेजर चीज़ें थी कि कमर्शियली आप बेचने के पर्पज से सारा करो. कमर्शियल आके जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इन्होंने भी क्या किया था, कमर्शियलाइजेशन कर दिया था ना एग्रीकल्चर का, जो आपको बहुत महंगा पड़ा था. मतलब वो चीज़ें, वो गुड्स प्रोड्यूस करो जिनसे आपको पैसे ज़्यादा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा मिले. जिनका इंटरेस्ट ये जनरली ये एग्रो फाइनेंसिंग या एग्रो बिजनेस कौन करता है, वो लोग जिनको एग्रीकल्चर से मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकलने वाला है उससे मतलब है. उनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर से बाहर होता है, उनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में नहीं है. एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें दे आर इंटरेस्टेड. जैसे कि टी प्लांटेशन हो गया. एग्री बिजनेस फार्म मैकेनाइज्ड होते हैं, मशीन वगैरह यूज होती हैं, काफ़ी बड़े होते हैं. आपने अगर कभी आप दार्जिलिंग, सिक्किम वगैरह फोटोज में भी अगर आपने देखा है तो मतलब पूरे टी फार्म से कवर है. आप यहाँ बीच में खड़ोगे, आप चारों तरफ घूमोगे, सिर्फ टी फार्म ही टी फार्म, सब जगह चाय ही लगी हुई है. सो काफ़ी बड़े होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, केमिकल्स पे ज़्यादा रिलायंट होते हैं, और इनको हम एग्रो फैक्ट्रीज भी. सो मिनरल इंडस्ट्रीज, केमिकल, बाकी के हम करते हैं.